गौरव और हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच स्वयं रमा मैम उपस्थित हैं। रमा मैम हमारे अकादमिक जगत की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। मैम हंसराज कॉलेज की प्रधानाचार्य तो है ही, और एक रोचक बात बताना चाहूंगा कि मैम के रूप में हंसराज कॉलेज को प्रथम महिला प्रधानाचार्य प्राप्त हुई है। मैम के निर्देशन में और मैम के मार्गदर्शन में हंसराज कॉलेज शैक्षणिक क्रियाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पाठ सहायमी क्रियाओं को मिलाते हुए हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो एक हमारे छात्र के सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है उसके रूप में विकसित हुआ है। मैम एक शानदार लेखिका भी हैं और लगभग दर्जन भर पुस्तकें मैम की प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें एक पुस्तक का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। मैम द्वारा लिखित वुमेन एंड प्रिंट मीडिया पुस्तक को इंडिया मैप मैगजीन के द्वारा विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मैम कई संस्थाओं के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित है। मैम के विषय में हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में दो बातें प्रचलित हैं। एक तो मैम अपने छात्र प्रियता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ महाविद्यालय का कैंपस पठन पाठन के लिए अनुकूल बना रहे, इसके लिए सख्त अनुशासन भी रखती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है हमारे मंच पे। धन्यवाद धन्यवाद। मैम सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम को मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं प्रभांशु, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, और हमारे साथ के शोधार्थी रोशन और मैं जगन्नाथ, हम तीनों मिलकर मैम आज आपके साथ वार्ता करेंगे। बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आप तीनों को बधाई देती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया जो आप लोगों ने ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी बनाई है। मतलब क्योंकि हम लोगों ने इस दिल्ली विश्वविद्यालय की डिबेटिंग का स्वर्णिम युग देखा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि वो स्वर्णिम युग को आप इस सोसाइटी के माध्यम से लेकर आओगे। और आप क्योंकि जगन्नाथ आपका नाम है, पूरे जगत के आप नाथ है, अगर हम जगन्नाथ की बात करें, प्रभांशु आपके साथ जुड़े हुए हैं, रोशन है, आप तीनों की टीम बहुत अच्छी है, तीनों आप सक्रिय हैं, अच्छी आपने एक सोसाइटी बहुत अच्छी बनाई है। इस सोसाइटी की एक कमी महसूस की जा रही थी, तो मैं आप सबको तीनों को ही बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और तीनों को ही जहां पर भी मेरी कहीं सहायता की आवश्यकता हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद मैम, ये आपके शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब आपने शुरू किया मैम, तो इस सोसाइटी की नींव के पीछे आपकी प्रेरणा यह भी मैं बताना चाहता हूँ। 2 वर्ष पूर्व जब हंसराज कॉलेज में हम लोग संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आए थे मैम, तो आपने बातचीत के क्रम में ही कहा था कि हम सब भी डिबेटर, तुम लोग भी डिबेट कर रहे हो, कुछ ऐसा तुम लोग सोचो कि इस फ्रेटर्निटी को वापस दे सको। और मैम आपकी प्रेरणा से इस सोसाइटी को हम लोगों ने बनाया। तो बहुत अच्छा, मैम मैं बहुत सबसे बधाई आप पहले लोगों को। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैम चर्चा शुरू करने के लिए मैं हल्के प्रश्न से करना चाहूंगा। लॉकडाउन में हम सब बंद हैं मैम, तो आपके लॉकडाउन का ये समय कैसे बीत रहा है? कुछ विशेष प्रकार के साहित्य, सिनेमा किस रूप में बीत रहा है मैम? देखिए मैं बताऊं, लॉकडाउन का चाहे सब लोग ये मतलब लेते हो कि हम लोग घर में कैद हैं, लेकिन मुझे तो सच में लगा ही नहीं। इतनी वैसी ही जैसी कॉलेज में रेगुलर जाने से जो व्यस्तता बनी हुई थी, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा व्यस्तता बनी हुई है। कॉलेज में बैठकर कम से कम कभी कभी प्रिंसिपल रूम में एक कप चाय मीटिंग्स पीने को मिल जाती थी। आजकल तो इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है। वैसे ही खूब ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, अपना अध्ययन भी, स्वाध्याय काफी चल रहा है इन दिनों में। बस ये है कि जो आने जाने की पोल्यूशन में, ट्रैफिक में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, उस मशक्कत से मैं बच रही हूँ। और उस मशक्कत से बचने का कारण ये है कि थोड़ा सा अपने पढ़ने के लिए समय मिल रहा है। लेकिन मुझे, मैं सही बता रही हूँ, मेरी व्यस्तता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। मुझे लगा ही नहीं कि हाँ बाहर बिल्कुल बंद है, बाहर ना निकलने से कोई दिक्कत हो रही है। लग रहा है कि एक तरफ जहाँ महामारी का हम लोगों को कष्ट है, दुख भी है पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग संवेदनशील हैं, तो संवेदनाओं को ये महामारी कुरेद भी रही है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, घर बैठकर काम करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ये महामारी दूसरे सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर मैं सोचूं तो ये महामारी कुछ हम लोगों के लिए वरदान भी बनी है। जी मैम। मैम आपको हम लोग देखते हैं तो एक ताकतवर शख्सियत के रूप में देखते हैं, एक प्रधानाचार्य के रूप में देखते हैं, एक सेलिब्रेटेड एकेडमिशियन के रूप में देखते हैं। लेकिन मैम ये सफर आसान नहीं रहा होगा। छात्र जीवन से यहाँ तक आप तमाम संघर्षों और तमाम चुनौतियों से दो चार होकर पहुंची होंगी। तो इस वक्त में जब मनोबल की ऊंचे रखने की जरूरत है, मैम चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने जीवन से और अपने यहाँ तक के सफर से हमें अवगत कराएं और हमारे देखने वालों। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो यहाँ तक का सफर है चुनौतीपूर्ण तो है,
अभी आपने शुरू में जो मुझे अच्छा लगा, जो आपने दो बातें कही कि मैं विश्वविद्यालय में जिन दो बातों के लिए जाने जाती हूँ, एक है मेरे छात्रों में लोकप्रियता। मैं सच बताऊं कि मुझे यहाँ तक मेरे छात्रों ने ही पहुंचाया। जीवन में मैंने जो कुछ हासिल किया, जो कुछ भी हासिल किया, जो भी अच्छा हासिल किया, वो मैंने अपने छात्रों के कारण ही हासिल किया। दूसरी बात आपने कही कि महाविद्यालय में अनुशासन के लिए, अनुशासन तो मेरे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि मेरे फादर मिलिट्री में थे। मिलिट्री में होने की वजह से जो हमारी परवरिश हुई, बड़ी ही अनुशासन में वातावरण में हुई। और मुझे लग रहा है कि वो अनुशासन ऐसा नहीं था कि हमें लॉकडाउन की तरह घर में बांध के रखा गया। वो एक ऐसा अनुशासन हमें दिया गया था कि हमारे पास अपने अनुसार जीवन को जीने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन एक मर्यादा के साथ। मर्यादा की जब मैं बात करती हूँ तो घर के लिए एक मर्यादा, घर के बाहर मर्यादा, तो मतलब हर तरह के अनुशासन में जीवन क्योंकि ढला है। उसी अनुशासन के कारण मुझे कॉलेज में अगर जैसे कभी कक्षा ना हो रही हो, कोई अगर प्राध्यापक कक्षा ना ले रहा हो, तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। कॉलेज में विद्यार्थी चाहे जितनी मर्जी सुविधाएं मांगे, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। जिस तरह की मर्जी वो मुझसे बातचीत शेयर कर सकता है, मैं उसके सुख दुख की भागी बनूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वही विद्यार्थी यदि मुझे लगे कि ये हाँ मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है, तो मुझसे सहन नहीं होता। दरअसल अनुशासन का मतलब मैं ये नहीं मानती कि हाँ आपको सुबह से रात तक बांध के रखना है। अनुशासन का मतलब ये, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हम एक जीते जागते राष्ट्र के, समाज के प्राणी हैं, तो हमारी कुछ गरिमा होनी चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है हमें अपना अनुशासन स्वयं ही कायम करना चाहिए, तो दूसरे को अनुशासन कुछ करने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। रही बात संघर्ष की, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं एक मिलिट्री परिवार से हूँ और हम 5 भाई बहन, और पांचों भाई बहनों में मेरा तीसरा नंबर था। और हमारे परिवार में बहुत संघर्ष किया है। आप मानते हो, आपको पता है कि उस समय में पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति जो है वो कमाने वाला होता था, और जो मिलिट्री में थी अच्छी तनख्वाह नहीं होती थी, तो हमने अपनी माँ को दूसरे के घरों में कपड़े सिलते हुए, दूसरों को कपड़े लेकर आती थी, सिल कर देती थी। हमने उनको बर्तन साफ करते हुए भी देखा है। लेकिन मतलब आप कह सकते हो कि जो काम आज पढ़े लिखे लोगों ने जिस काम को मेड का नाम दे दिया है, हमने अपनी माँ को वो सब काम खुशी खुशी करते देखा है। किसके लिए? केवल हम 5 भाई बहनों की अच्छी परवरिश के लिए। और परवरिश करते हुए उन्होंने हम पर कहीं नहीं थोपा था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस फील्ड में जाना है। हम 3 बहनें थी घर में, और पिता हालांकि बहुत अनुशासन, बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे, क्योंकि मिलिट्री का उनका था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हम बहन भाइयों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ घर में बेटी को ये नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा। बेटे बेटियां उनके लिए बिल्कुल बराबर रहे, पांचों को ही उन्होंने बराबर के अवसर दिए। और यही कहा कि तुम जो भी करना चाहते हो, हमारी तरफ से तुम्हें छूट है, लेकिन अच्छा करते हुए अगर अच्छा परिणाम निकलेगा तो उसके भी हकदार तुम ही हो। लेकिन अगर कुछ तुमने गलत निर्णय लिया और उसका गलत परिणाम आया, तो उसे भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उसके लिए किसी और को जिम्मेदार बिल्कुल मत ठहराना। मुझे लगता है उन्होंने जो इस तरह की हमें सीख दी, वो सीख हमारे बहुत काम आई। अब क्योंकि घर में आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न परिवार नहीं था हम लोगों का, तो एक समय ऐसा भी आया कि 10वीं क्लास के बाद मुझे मेरे पिता ने कहा कि देखो, अब मैं तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। मैं तुम 5 बहन भाई हो, सब में तुम्हारे बाद भी 2 बहन भाई हैं, और जितना मैं पढ़ा सकता हूँ। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है कि आप मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं पढ़ा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई ना पढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण है, जो पढ़ाई पर खर्चा आएगा, जो भी उसका अर्थ है, मैं अपने अर्थ की व्यवस्था करने में शायद सक्षम नहीं हूँ। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा ऐसे है कि जैसे बड़े भैया बड़ी दीदी ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, वो काम कर रही हैं, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल रही हैं, ठीक इसी तरह से मैं भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई का कोई बोझ नहीं डालूंगी, और मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं निकालना शुरू करूंगी। तो आप देखिए कि जिस समय मैं 10वीं क्लास में थी, उसमें समय मैंने अपने छोटी क्लासेस की ट्यूशंस करना शुरू की। अच्छा, माता क्योंकि दूसरों के कपड़े सिलाई किया करती थी, तो घर में बिठाकर उन्होंने हमें सिलाई करना सिखाया।
वही हमारी माँ जो दिन में 10 कपड़े तैयार करती थी, हम बहन भाइयों की सहायता से वो 20-25 कपड़े, मतलब इस तरह से हम छोटे छोटे काम करने लगे। वहां पर हमें श्रम की महत्ता भी पता चली। और जिस समय अपनी माँ के साथ ये काम करने लगे तो हमें पता लगा कि जीवन में कमाई, अर्निंग, आर्थिक संपन्नता कितनी मुश्किल से आती है। और हमारे लिए वो संपन्नता नहीं थी, हमारे लिए तो केवल इतना ही था कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना एक मिनिमम एक राशि की, धनराशि की आवश्यकता है, हम उसकी भरपाई कर सकें। बस वहां से जो एक लंबा सफर शुरू हुआ। मुझे पढ़ाई की इसलिए तो दिक्कत नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप्स मिलने लग गई। 10th क्लास में ही मुझे पहली स्कॉलरशिप भी मिली। उसके बाद मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज में मेरा पढ़ाई पर कोई खर्चा ही नहीं हुआ। लगातार किसी ना किसी तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती रही। और जब मैं कॉलेज में आई तो जानकी देवी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैं मानती हूँ कि मुझे अपने उस छात्र जीवन में मुझे शिक्षक बहुत अच्छे मिले। और उस संघर्ष के दौर में मैं बताऊं, जो एक मेरे लिए वरदान साबित हुआ, जो एक आत्मविश्वास मेरे अंदर आया, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में डिबेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जानकी देवी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद मतलब मेरी जिस समय मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसके बाद से तुम तो समझो मेरी दोनों ही जेब में कुछ ना कुछ धनराशि रहती ही रहती थी, जितनी भी हमारे पास धनराशि आती थी। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो देखिए उस समय के हालात में, उन हालातों में भी उस धनराशि का मेरे माता पिता ने कभी घर के किसी दूसरे काम में उपयोग में नहीं लाया। उनका ये कहना होता था कि जिस तरह तुमने इस तरह की अपनी व्यवस्था की है, जो तुमसे नीचे के तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी हैं, तुम्हें इस धनराशि में से कुछ धनराशि का उनके लिए उपयोग करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैं बीए सेकेंड ईयर में थी, उस समय मतलब मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छी मेरी मित्र थी, लेकिन उसके माता पिता दोनों ही बहुत ही गरीब थे। मुझे लगा, उसको देख के मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल गरीब ही नहीं हूँ। और मैंने उस समय ये प्रण किया कि बीए सेकेंड ईयर में मुझे डिबेट में जितनी धनराशि प्राप्त होगी, मैं सारी की सारी उस परिवार को दूंगी। मुझे लगता है कि मुझे वो अपना काम आज तक याद आता है। और ऐसे काम जो है मेरे संघर्ष को गति देते रहे, और आप जैसे अच्छे लोग मिलते रहे, और मैं आगे बढ़ती। मैम ये बहुत मतलब अद्भुत बात है। और जितने भी इस कार्यक्रम को देखेंगे कि उस क्षण भी लोगों को मदद करने के लिए आपके अंदर जो तीव्र इच्छा थी मैम, और शायद वो आज तक कायम है कि आप अपने डिबेट से जो आपको मिले प्राइज मनी मिली, उसका उपयोग आपने अपने मित्र या दूसरों की मदद के लिए किया। मैम आप सच में हमारे डिबेटिंग फ्रेटर्निटी की भी गौरव है मैम आप। और अभी मैम के वक्तव्यों से आत्म अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है वह पता चलता है। और किस प्रकार विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को लेकर के एक सकारात्मक सोच वह मैम के माध्यम से हमें पता चलता है। मैं प्रभांशु को कहूंगा कि वो अगला प्रश्न है। प्रभांशु जी जी मैम, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ मैम को, स्वागत करता हूँ मैम का। नमस्ते, धन्यवाद। डिबेटिंग की बात की तो एक सबसे पहले मेरा सवाल है मैम कि शुरू से ही आप प्रोफेसर बनना चाहती थी या शुरुआती दिनों में कॉलेज के कुछ और सपने थे? जैसे कि आपकी मीडिया, आप IIMC से भी गई और कुछ दिन मीडिया में भी आपने जनसत्ता से जुड़ी रही मैम। तो क्या सपने थे मैम? जैसे अलग अलग सपने होते हैं जब आप एक छात्र थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। जी प्रभांशु, आपने तो इस प्रश्न के माध्यम से मेरा पुराना अतीत कुरियत कर मेरे सामने रख दिया। जी पहले जी तो प्रभांशु मैं सबसे पहले आपसे कहूंगी, क्योंकि आपके साथ इस टीम में जगन्नाथ और रोशन दोनों जुड़े हुए हैं, और जी आपको इन दोनों से बहुत सीखना है। इन बिल्कुल दोनों के साथ रहकर, इन दोनों के साथ रहकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं अभी जगन्नाथ से बात कर रही थी, तो जगन्नाथ से सही में बात करते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ही किसी चिंतनशील, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से मैं बातचीत कर रही हूँ। बड़ी सहजता से जगन्नाथ ने मेरे साथ बात की। तो एक तो प्रभांशु, आप लगातार इन लोगों से सीखते रहिए। और जहां तक ये बात है कि आपने कहा कि मैडम आपकी जो इच्छा प्रोफेसर बनने की, तो मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि कभी कभी सच बोल लेना चाहिए। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में मैं कहती थी कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी, लेकिन मैं टीचर फॉर टीचर नहीं बनूंगी। मेरा तो बड़ी मजेदार बात है। मेरा वाक्य यही होता था, क्योंकि माता पिता की जैसे एक साधारण सामान्य से माता पिता की इच्छा होती है, और आज ही नहीं उस दौर में भी था, माता पिता टीचिंग को बच्चियों के लिए बहुत अच्छा, उनको किसी की बेटी होती तो लगता था कि इसको टीचिंग में भेज दो।
क्योंकि टीचिंग के लिए शुरू से ये माना जाता था कि अच्छी जॉब है, इससे नौकरी भी हो जाएगी, घर भी संभल जाएगा। अच्छा, मुझे हैरानी यही होती थी, मैं सोचती थी पता नहीं एक टीचर हर साल बच्चों को वही सब चीजें कैसे पढ़ा देता है, वही पढ़ा। जी क्योंकि मेरे अपने जो है, मतलब मैं बिल्कुल एक चीज को एक बार पढ़कर मैं दोबारा पढ़ ही नहीं सकती उसको, मैं दोबारा उसको पढ़ा भी नहीं सकती। तो मुझे लगता था टीचर का काम क्या है, बस एक सिलेबस है, हर साल विद्यार्थी आते हैं, उनको पढ़ाते रहो, इतना बोरिंग काम पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। तो मैं मजाक किया करती थी कि मैं कुछ भी कर लूंगी पर मैं टीचरी फटीचरी कभी नहीं करूंगी। लेकिन आज की तारीख में, मतलब इतने वर्षों के बाद अगर आप आज मेरे से पूछें तो मैं कहूंगी कि इंसान चाहे कुछ और करे या ना करे, उसको अपने जीवन में अध्यापन जरूर करना चाहिए। क्योंकि एक अध्यापक का जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें वो लगातार सीखता है, सीखने के साथ साथ वो हमेशा युवा बना रहता है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब विद्यार्थियों के बीच में होती हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, युवा आप लोग मुझे मिलते हैं, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो अभी युवा विद्यार्थी ही हूँ। मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को युवा विद्यार्थी ही समझती हूँ। तो जी लेकिन क्योंकि वो एक उम्र का कह सकते हो, एक उम्र का दौर था थोड़ा सा, उस उम्र में इंसान हवा में, जिस तरह से आप सब भी हवा में इस उम्र में रहते हो, हम भी खूब हवा में रहे, मैं तो खूब हवा में उड़ी हुई हूँ। क्योंकि इस दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो डिबेटिंग का माहौल दिया, जिस तरह की हमें सुविधाएं दी, जिस तरह से एक आत्मविश्वास हम लोगों को मिला, तो उसमें मुझे लगता था, लेकिन मेरे भाग्य में शायद अध्यापन से जुड़ना लिखा था, भाग्य में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य बनना लिखा था। और क्योंकि आप जैसे अच्छे अध्यापक मिलते गए, अच्छे विद्यार्थी मिलते गए, तो मुझे लगता है कि जो अच्छे विद्यार्थी मिले, जो आप जैसे अच्छे प्राध्यापक मिले, उन्होंने मेरे जीवन जीने की राह को बहुत सरल बनाया। मैम ये आपका उदार हृदय है कि आप इतनी बड़ी मुकाम पे होकर के भी हम छात्रों के लिए इतने प्रोत्साहन भरे शब्द बोलती हैं। जैसा कि प्रभांशु ने एक पृष्ठभूमि तैयार की है कि मैम इससे पहले क्या सोचती थी, तो मैम का मीडिया से भी लंबा जुड़ाव है। मैं रोशन को आमंत्रित करता हूँ कि मीडिया से संबंधित जो प्रश्न रोशन आप पूछना चाह रहे हैं मैम से पूछें। सादर प्रणाम मैम। चूंकि आप प्रणाम मीडिया प्रणाम, जगत से नमस्ते रोशन। चूंकि मैम आप मीडिया जगत से ताल्लुक रखती हैं, मेरा कुछ इससे संबंधित प्रश्न है जो कि आप शायद इसका जवाब दें। क्योंकि हम देखते हैं कि मीडिया का जो एक एथिकल स्टैंडर्ड था वो आज के दिन में काफी डिग्रेड कर गया है। तो आपने अभी अनुशासन की बात की, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया जगत जिस तरीके से अभी फंक्शनिंग कर रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम में, यह संतोषजनक है या नहीं? रोशन देखो, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और आपका देखा जाए तो प्रश्न का मैं सीधा सीधा उत्तर दे सकती हूँ कि मीडिया का आज का रोल जो है इतना सकारात्मक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रश्न को मैं थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि से भी इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि मेरा मीडिया से ताल्लुकात रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने, क्योंकि BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है का जो डिग्री है, जो डिप्लोमा कोर्स है, वो मैंने विश्व के, देश के नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से किया हुआ है। और वहां से मैंने किया था 1987-88 में मैंने जब कोर्स किया। आप मानेंगे कि उस समय उस संस्थान में प्रवेश मिलना ही बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उन दिनों में ना तो मीडिया के इतने इंस्टीट्यूट्स थे, ना मीडिया के इतने कॉलेजेस थे। बहुत मतलब माना जाता था कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का मतलब बहुत बड़ी बात है। और वहां से कोर्स करने के बाद मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया, मैंने जनसत्ता में प्रभाष जोशी जी के साथ काम किया। मैं सच बताऊं, जिस समय मैंने प्रभाष जोशी जी के साथ काम किया, मुझे आज लगता है वो मीडिया में काम करने का एक स्वर्णिम दौर था। उन्हीं दिनों में राष्ट्रीय सहारा आया था। राष्ट्रीय सहारा जिस समय सुब्रतो राय जी ने शुरू किया, सुब्रतो राय जी हम लोगों को बहुत सुविधाएं देते थे। नोएडा से लेके कनॉट प्लेस तक हमें फ्री में ट्रांसपोर्ट मिलता था, हमारे खाने पीने की व्यवस्था मुफ्त में होती थी, बहुत से उन्होंने सुविधाएं दी। लेकिन एक बात तो वो भी हमेशा कहते थे कि देखो, आप लोगों का समाज के लिए एक उत्तरदायित्व है, समाज के लिए एक उत्तरदायित्व को समझते हुए आपने समाज में जागरूकता लानी है, ये सुब्रतो राय जी साफ कहते थे। लेकिन जो प्रभाष जोशी जी को मैंने जनसत्ता में एक एक शब्द पर काम करते हुए देखा, उस समय मुझे कई बार बड़ी खीज होती थी। मैं कोई समाचार तैयार करती थी या फीचर तैयार करती थी, क्योंकि उस समय इतनी प्रभुत्व तो मैं आज भी नहीं और उस समय भी नहीं थी, मैं आज भी सामान्य, उस समय भी सामान्य से थी।
तो जिस समय मैं एक समाचार तैयार करती थी, अच्छा जोशी जी जो है 10-10 बार उसका शीर्षक मेरे से कटवाते थे, शब्द जो है एक शब्द को पता नहीं कितने कितने, तो मैं खींच जाती थी। मैं कहती थी सर आप ऐसे सब क्यों करवाते हो, एक समाचार ही तो देना है, क्या है एक शीर्षक ही तो देना है। आप कहते हो हम सबकी खबर लेते हैं पर किसी किसी को खबर देते हैं, तो उसके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो प्रभाष जोशी जी कहते थे कि नहीं रमा, दरअसल हम लोगों को समाचार नहीं देते हैं, हम शब्दों को गढ़ते हैं। जो शब्द हम गढ़ेंगे समाज उस शब्द से सीख लेगा। केवल समाज सीख ही नहीं लेगा, समाज वह शब्द समाज का निर्माण करता है। मुझे लगता है कि वो जो समर्पण था वो आजकल के दौर में नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, मैं आपको बताऊं मैंने टीवी में अनेक वर्षों तक काम किया। मैंने 15-20 वर्षों तक दिल्ली दूरदर्शन का यू मंच संभाला। उस समय यू मंच में जब हम लोग डिस्कशंस किया करते थे तो हमारे सामने एक ही बात दूरदर्शन में कही जाती थी कि देखो तुम किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस माध्यम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो संदेश जाएगा, यहाँ से जो शब्द जाएगा, वो शब्द पूरे देश में गूंजेगा। यही बात जब मैंने आकाशवाणी में मैंने काम किया, आकाशवाणी में राम बिहारी विश्वकर्मा जी थे, श्याम सुंदर जी थे, उनके साथ जब काम किया तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत मेहनत करवाते थे, क्योंकि उन दिनों में समाचार का हम लोगों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अधिक करना पड़ता था। तो मैं अक्सर कहती थी कि इतना अनुवाद करते समय हम कुछ भी अनुवाद कर दें क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी वालों की गलती मानी जाएगी, हम कह देंगे उन्होंने ऐसा लिखा था, हमने तो सिर्फ। तो कहते थे नहीं, ऐसा तुम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती हो। यहाँ पर अनुवाद करने के बाद ये जो समाचार है ये हमारा समाचार माना जाएगा, हिंदी प्रभाग आकाशवाणी का माना जाएगा। तो खूब मेहनत करते हुए मैंने देखा है। उसका कारण मेन यही था रोशन कि उस समय टीआरपी का इतना जोर नहीं था। उस समय ये नहीं था कि हाँ इस चैनल को कितने लोग पढ़ते हैं, जनसत्ता कितने लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय सहारा कितने लोग पढ़ते हैं। संडे मेल उन दिनों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और आपको मैं बताऊं बहुत अच्छी अच्छी पत्रिका उस दौर में निकलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान निकलता था, ध्रुव निकलता था। आपने अगर उस दौर का नव भारत टाइम्स देखा हो, उस दौर के नव भारत टाइम्स में और आज के दौर के नव भारत टाइम्स में बहुत परिवर्तन आया है। तो जो वर्तमान दौर का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों को देखते हुए मुझे कभी कभी बहुत कष्ट होता है, लेकिन इसके बीच में भी हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ हम सब लोगों को करना होगा, क्योंकि मीडिया वही देता है जो समाज चाहता है, जो राष्ट्र चाहता है। यदि मीडिया को समझ में आ जाए कि भैया ये जो मीडिया है ये मिशन से शुरू हुआ था, इस मिशन को आज हम सब ने मिलकर कैसे उद्योग और व्यवसाय में बदल दिया। जैसे उद्योग में क्या है, उद्योग में मिशन की भावना नहीं रहती है, उद्योग तो बाजार से जुड़ा है ना, लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। वहां तो लाभ हानि, मैं उद्योग अगर लगा रहा हूँ कोई, तो क्या सोचते हैं हम लोग कि 2 रुपए की जगह हम 2 रुपए खर्च करें, हमें 200 रुपए का मुनाफा हो जाए। तो बड़ा कष्ट होता है कि हमने मीडिया को भी उसी तरह का एक उद्योग जगत बना दिया, हमने उसी तरह का व्यवसाय बना दिया, इसमें लाभ हानि देखा जाता है। हम ये नहीं देखते कि हाँ हम जो दे रहे हैं हो सकता है वह कार्यक्रम, वह धारावाहिक, वह सब समाज के लिए उतना उपयोगी ना हो। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो सकता है उसका, थोड़ी देर के लिए दर्शक श्रोता को देखना अच्छा लग सकता है, लेकिन मीडिया कर्मी का कार्य केवल इतना ही नहीं होता, उसको तो वो देना है जो समाज पर एक लंबे समय तक असर डाल सके। क्या कारण है, देखो 1987-88 में रामायण महाभारत शुरू हुआ था, उस समय मैं दूरदर्शन में काम भी किया करती थी। हम लोगों ने बड़े उत्साह से इसकी वो कड़ियां देखा करते थे हम लोग वहां पर बैठे बैठे। लेकिन आज उसी रामायण महाभारत से लोग जुड़े हुए हैं, आज उसी को कितने कितने धारावाहिक आ रहे हैं। क्या आज कोई रामायण महाभारत को छोड़कर घर की कहानी के पीछे भाग रहा है, सास बहू के पीछे भाग रहा है? यानी मीडिया अगर अच्छी चीजें परोसे तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मीडिया कर्मियों को बैठकर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि अब मीडिया पूरी तरह से घर घर पहुंच चुका है। हर किसी के हाथ में चैनल है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, हर कोई तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। सोशल मीडिया ने हम सबको बहुत कुछ दे दिया है, अच्छा या बुरा एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अब हमें जागरूक होकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए ये मानना होगा कि एक साहित्यकार से बढ़कर, एक अध्यापक से बढ़कर, एक सामान्य नागरिक से बढ़कर
मीडिया कर्मी का जो उद्देश्य होता है वो बहुत बड़ा उसका होना चाहिए, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। उसको हमेशा जागरूक रहते हुए समाज को जागरूक बनाना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने जिस प्रकार से जो बताया कि किस प्रकार जितना ज्यादा मीडिया का फैलाव हुआ, जितनी ज्यादा उसकी पहुंच बढ़ी है, उतना ही उसके लिए जरूरी है कि वो कर्तव्य बोध और राष्ट्र के लिए उसके क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब से प्रेरित होकर के कार्य करे, तो बेहतर एक मीडिया को हम देख सकेंगे। मैम, इसी से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा कि चाहे हम मीडिया हो या फिर पठन पाठन हो, सबकी अपनी एक माध्यम होते हैं, भाषा होती है, चाहे हिंदी में, चाहे आंग्ल भाषा में या अन्य। आमतौर पे मैम हम देखते हैं कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, उसको लेकर सबकी अपनी अपनी सोच है। आपने मैम, अभी मैं देख रहा था और हम लोग तो उस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे थे कि आपके द्वारा विज्ञान भवन में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, हिंदी को वैश्विक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से। तो मैम, मैं वही से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हिंदी के साथ हमेशा एक प्रश्नवाचक जो लगता है मैम, वो रोजगार सृजन की क्षमता को लेकर के लगता है कि हिंदी और एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैम, चूंकि आप इस क्षेत्र में इतना ज्यादा रही हैं, आप अकादमिक से भी हैं, तो ये कितना सच है और क्या ये हिंदी को लेकर के एक जानबूझ करके एक सोच पैदा की गई है, इसको लेकर के थोड़ा मैम हिंदी और रोजगार सृजन पे मैम आप बात। हाँ जगन्नाथ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मुझे लगता है कि हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए एक तो हिंदी वाले ही अधिक दोषी हैं। और अभी क्यों, वर्तमान में क्यों, आप प्रारंभ से लेकर आज तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे अतीत पर आप कभी दृष्टि डालिए, आपको लगेगा कि हिंदी के लिए हिंदी वालों ने कम किया है, गैर हिंदी लोगों ने अधिक काम किया है। चाहे वो गांधी रहे हो, दयानंद रहे हो, कोई भी नहीं हो, सब गैर हिंदी होते हुए भी हिंदी के लिए बहुत काम किया है। रही हिंदी और रोजगार पर बात करने की, देखो रोजगार की कमी तो है ही है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इस कमी को हम हिंदी वाले बड़ी कुशलता से पूरा कर सकते हैं, इस कमी को हम दूर भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम कर्मठ हैं, यदि हम मेहनत करना जानते हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि आज भी अच्छे लोगों के लिए बहुत रोजगार हैं। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। मैं आपको बताऊं कि आकाशवाणी में लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, अच्छे पढ़े लिखे जिसको हम कहते हैं, बड़ा कई बार कष्ट होता है कि वो एक वाक्य नहीं हिंदी में लिख पाते हैं। किसी भाषा, देखो कोई भी हो, चाहे भाषा अंग्रेजी हो, चाहे भाषा हिंदी हो, हमारी कोई और मातृभाषा भी हो सकती है, हम किसी और भाषा में भी काम करें, उस पर एक तो हमारा अधिकार होना चाहिए। अगर हम लिखने के फील्ड में हैं तो हमारा लिखने पर पूरा अधिकार होना चाहिए, हम अगर कहीं बोल रही हैं तो बोलने पर अधिकार होना चाहिए। और अक्सर हम इतनी क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि हम ऐसी हिंदी बोलना चाहेंगे, हम सोचते हैं हम ऐसी हिंदी बोलें कि दूसरों को समझ में ही ना आए, वो सोचेगा देखो कितना विद्वान वक्ता है, ऐसी 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 भरे इतने ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था, मेरे तो ऊपर से निकले जा रहे थे। अब क्या सिर के ऊपर से निकलना ये कोई अच्छी बात है? फिर रोजगार कैसे मिलेंगे? प्रिंट मीडिया में बहुत अवसर है, बहुत अवसर है। मतलब मुझे दोनों तरफ, देखो मुझे कई बार विरोधाभास भी नजर आता है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन मतलब ये लॉकडाउन से पहले की स्थिति है। अक्सर मैं कई बार स्कूल्स के इंटरव्यूज में चली जाती हूँ, हमारे डीएवी के, क्योंकि डीएवी की बहुत बड़ी चेन है पूरे देश में, वहाँ इंटरव्यूज होते रहते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए, आप कल्पना करिए, प्राइमरी टीचर के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, पीएचडी वाले उम्मीदवार आते हैं। अच्छा, हम उनसे पूछेंगे कि हमें ये 5 शब्द लिख के दिखाओ। 5 जब कोई अगर उम्मीदवार में 5 शुद्ध शब्द लिख के दिखा देता है तो हमें लगता है ये तो बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है। मतलब अगर हम साहित्य पर बात करते हैं तो उम्मीदवार भाई मुंशी प्रेमचंद कभी इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो वो संज्ञा सर्वनाम की जानकारी नहीं रखते हैं। तो कम से कम जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो अपने आप को सक्षम बनाए, खूब पढ़े लिखे, खूब अभ्यास करें, खूब मेहनत करें, तो मुझे लगता है कि नहीं, रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि रोजगार लेने वालों की कमी है। कई बार प्रिंट मीडिया से, न्यूज़पेपर से हमारे पास आता है कि आप हमारे पास उम्मीदवार भेजिए। अब उम्मीदवार को भेजा जाता है, वो कहते हैं कि हमने इनको एक समाचार तैयार करने के लिए दिया, ये तो 2 वाक्य ही नहीं लिख पाए, वो उल्टे हाथ वापस भेज देते हैं। तो कई तरह की दिक्कतें हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है
कि जो हम किताबों में जब हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, जब हम रोजगार के फील्ड में जाते हैं तो वहां हमसे अलग उम्मीद की जाती है। तो इन दोनों में एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। शुरू से ही मुझे लगता है हमें ऐसे पाठ्यक्रम बनाने होंगे जो रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम होंगे। मैं तो आपसे बल्कि ये मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि जैसे ये जो आपने ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी बनाई है, इसके माध्यम से आप जो हमारे खास तौर पे जो हिंदी के विद्यार्थी हैं या जो दूसरी भारतीय भाषाओं के विद्यार्थी हैं, केवल हिंदी की क्यों, जो दूसरी भारतीय भाषाओं के विद्यार्थी हैं उनके अंदर शुरू से ही आप एक आत्मविश्वास कायम करिए कि रोजगार की कोई कमी नहीं है। यदि आप इतने सक्षम होंगे तो याद रखना, सक्षम व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोजगार प्राप्त कर लेता है। भाई मैं उस दुनिया की रही हूँ जब जिन दिनों में इतने रोजगार होते ही नहीं थे, ना प्रिंट मीडिया में रोजगार थे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोजगार थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने बैंक में भी नौकरी की है, मैंने स्कूल में भी नौकरी की है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी जीवन में अवसर मिलते चले गए, अवसर मिलते चले गए। तो हमें अवसरों की तलाश करते रहना है। अवसर बहुत हैं, लेकिन जितने अवसर हैं उतने ही उम्मीदवार भी बहुत हैं। तो उम्मीदवारों की भीड़ में हमें अपने आप को एक सक्षम, समर्थ, कर्मठ उम्मीदवार बनाना है। तो मुझे लगता है कि रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल मैम, अवसरों की कमी नहीं है, हमें उसके अनुरूप कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। प्रभांशु, अगला प्रश्न आपका। जी मैम ने अभी हिंदी की बात की, बहुत अच्छी बात की मैम ने। मैम इसी से जुड़ा हुआ मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये मैम कि छात्र जीवन से लेके अब तक सिनेमा को आपने किस रूप में बदलते हुए देखा, और आपका प्रिय अभिनेता और अभिनेत्री आपके कौन रहे, कौन सी आपकी पसंदीदा फिल्में रही? दूसरा, साहित्य को आपने कैसे बदलते हुए देखा, खासकर आपदाओं के दौर में साहित्य को किस रूप में आप देखते हैं? देखो ऐसा है कि जहां तक सिनेमा की बात है, मैं आपको बताऊं कि सिनेमा का मैंने बहुत बदला हुआ रूप आजकल मैं देख रही हूँ। पहले जो सिनेमा होता था, ऐसा सिनेमा था कि हम घर के सब लोग बैठकर एक साथ देख सकते थे। यदि हम पहले पिक्चर हॉल में तो कितना जानने का रिवाज नहीं था, ये आपके पीवीआर ये सब नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जो पिक्चर हुआ करते थे 3-3 घंटे की जो पिक्चरें आती थी, घर के सब लोग एक साथ होकर पिक्चर देखने भी जाते थे और उसको एंजॉय भी करते थे। टीवी में मैं आपको बताऊं, एक सिर्फ खाली संडे को एक फिल्म आया करती थी घर में, और उस संडे का सब लोग इंतजार किया करते थे कि संडे को ये वाली फिल्म आएगी, और घर में हम सब इकट्ठे बैठकर देखा करते थे। बहुत अच्छा लगता था, प्रेरणा देती थी वो जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाती थी, वो जीवन का संघर्ष को झेलने की हमें प्रेरणा दिया करती थी। आज का जो सिनेमा लगता है कि जीवन में जो मार धाड़ भाग भाग वही चीज सिनेमा ही दे रहा है, वही हिंसा सिनेमा में बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। तो कहीं जो लगता है कि जो हम जीवन में सिनेमा के दो ही तो एक मेन उद्देश्य हो सकते हैं, या तो हमारा मनोरंजन करेगा या वो हमें जीवन को जीने की प्रेरणा। लेकिन मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता परोसना कहाँ की बात है। जैसे आपने भी बात की कि मेरी पसंदीदा फिल्म कौन कौन सी रही, मुझे तीसरी कसम फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मुझे जो है क्या नाम प्यासा फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बावजूद लंबी एक श्रृंखला है, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी जब हमने तारे जमी के देखी तो हमें बहुत अच्छी लगी। फिर शाहरुख खान की 1-2 फिल्म आई हमें बहुत अच्छी, यानी आज के दौर में भी अगर अच्छी फिल्म आती हैं तो हम सब उसको देखना चाहते हैं। प्रश्न मैं सिर्फ मुझे वही सिनेमा आकर्षित करता है कि जो हमें प्रेरणा देने वाला है, जो हमें नकारात्मकता के साथ ना जोड़ता हो। नकारात्मकता देने के लिए तो समाज में बहुत सी चीजें हैं, और जहां तक साहित्य है, साहित्य से भी हमारी यही अपेक्षा होनी चाहिए। साहित्य भी देखो ना, वही बात है कि जो स्थान आज प्रेमचंद का है वो किसी दूसरे कहानीकार का क्यों नहीं। आज भी हम सूर तुलसी को क्यों याद करते हैं, आज भी वाल्मीकि रामायण क्यों इतनी देखी जा रही है। वो अलग बात है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, वो समय की मांग है, साहित्य में इस तरह से परिवर्तन आते रहते हैं, माध्यम के हिसाब से भी परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हर दौर के सिनेमा की, हर दौर के साहित्य की अपना एक विशेष उत्तरदायित्व होता है। वो उत्तरदायित्व समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि हम केवल एक छोटे से समुदाय के लिए हम साहित्य नहीं दे रहे हैं। सिनेमा केवल एक घर के लिए नहीं आ रहा है, पूरे दौर के लिए सिनेमा आता है। क्या कारण है कि आज भी जब हम गांधी की बात करते हैं, गांधी के साथ ही राजा सत्य हरिश्चंद्र जुड़ जाते हैं। क्या कारण है कि अब जब ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में लोग नई फिल्में देख रहे होंगे, सब के सब पुरानी फिल्में देख रहे हैं।
पुराने गाने सुनना कितना मन को एक सुकून देता है। अब आप आजकल के गाने सुनो, आजकल के गाने सुनकर ऐसा लगता है कि हम गाने नहीं सुन रहे हैं, म्यूजिक नहीं सुन रहे, बल्कि हम एरोबिक्स कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारी वो फिजिकली हमारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जबकि जो आप लता मंगेशकर के आप पुराने गाने आप सुनिए, जितने आपको देखेंगे आप, एक सुकून, एक शांति देती हैं। जब जैसे आप अगर अभिनेत्री, मैं बताऊं, आज भी मतलब मुझे अगर वर्तमान में जो सामने के हमारे सिनेमा जगत के अभिनेता अभिनेत्री हैं, तो आज भी मुझे अमिताभ बच्चन के सामने तो खड़ा होते हुए नजर नहीं आता। आज भी मुझे रेखा अपनी तरफ आकर्षित करती ही करती हैं। जो रेखा के हाव भाव है, रेखा मतलब जिस तरह से वो हर चीज को प्रस्तुत कर देती हैं, मुझे लगता है कि आजकल के जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, वो उनका कहीं, हालांकि ठीक है, मैं शाहरुख खान से मिली, मैं अक्षय कुमार से मिली, ये लोग बहुत प्रभावित करते हैं। ऐश्वर्या राय का अपना नाम है, करीना कपूर से आप सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं, करीना से पहले करिश्मा बहुत सा करिश्मा कर जाती है। लेकिन फिर भी जो उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बात है, वो हमें खींचते हैं। वो हमें किसके माध्यम से, अपने एक कहना चाहिए कि शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से। लगता है कि उनके चेहरों से अभिनय बोल रहा है, उनकी आंखों से अभिनय, आंखों के माध्यम से वो बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का सिनेमा, साहित्य जो समाज में कोई दिशा देता है, जो एक सकारात्मकता के साथ हमारे सामने आता है, वो हमें हमेशा प्रेरणा देता है और देता रहे। नए दौर में मैम कौन लगता है अमिताभ जी को जो चुनौती दे सकेगा सिनेमा की दुनिया में? कोई ऐसा पसंदीदा संभावनाशील? मुझे लगता है नए दौर में हम शाहरुख से उम्मीद कर रहे हैं। शाहरुख से थोड़ा सा भावनात्मक संबंध भी है कि हंसराज कॉलेज का विद्यार्थी है, हंसराज के रहे भी है शाहरुख खान। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा भावनात्मक संबंध भी है। तो अगर अमिताभ बच्चन को ही टक्कर देनी है तो शाहरुख को ही देनी चाहिए, और दे भी रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो उस तरह की कुछ, कभी कभी इस तरह के उसमें चले जाते हैं हम, जहाँ हम उम्मीद नहीं करते कि हमको इस तरह का भी काम करना चाहिए। तो ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हंसराज कॉलेज को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। जी। हम लोग तो आशा करेंगे मैम कि ये वीडियो शाहरुख जी तक पहुंचे तो बड़े खुश होंगे कि आप चाह रहे हैं कि वो अमिताभ जी को टक्कर दें। नहीं, वैसे मैं जगन्नाथ आपको मैं बताऊं, ठीक है कि शाहरुख जो है वो अपने फील्ड के शाहरुख खान है, लेकिन अब इस समय जैसे आप तीन लोग मेरे सामने बैठे हुए, तीनों ही शाहरुख खान है, क्यों अपने अपने फील्ड के। मैं तो हंसराज कॉलेज के हर विद्यार्थी को शाहरुख खान मानती हूँ भाई, जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है, जो अपने फील्ड में एक प्राध्यापक होते हुए अच्छा अध्यापन कर रहा है, बहुत अच्छा अध्यापक है, तो अध्यापन के फील्ड का शाहरुख खान है, वो अध्यापन के फील्ड का अमिताभ बच्चन है। तो और आप हंसराज कॉलेज एक शाहरुख खान के सहारे क्यों जिए। हंसराज कॉलेज मुझे लगता है कि 5,000 विद्यार्थियों को अपने अपने फील्ड का शाहरुख खान तैयार करेंगे, क्योंकि अब हंसराज कॉलेज में प्रभांशु है। प्रभांशु की बहुत जिम्मेदारी है कि हंसराज कॉलेज के एक एक विद्यार्थी को फील्ड में आगे लेकर जाए। जरूर मैम, जरूर। जगन्नाथ, एक छोटा सा सवाल और मैं मैम से कर रहा हूँ इसी में। बिल्कुल जी मैम, खाने में आपको क्या पसंद है? और जैसा कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोग अच्छे अच्छे पकवान बना के डाल रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है लोगों के। तो मैम आपको खाने में और बनाने में क्या पसंद है? सर को खाने में क्या पसंद है? घर पे बच्चों को खाने में क्या पसंद है मैम? और कैसे आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करती हैं? ऐसा है प्रियांशु भाई, मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ। जी। और हम लोग जो है घर के तोरी लौकी खाकर ही हम लोग बड़े हुए। हमारे लिए हमने हरी सब्जियां खूब खाई हैं, क्योंकि ईश्वर की दया से फादर मिलिट्री में थे, तो हमारे पास जगह की कमी नहीं थी। हम लोगों को कभी बाजार से सब्जी खरीदनी ही नहीं पड़ती थी। हम लोग घर में ही खेती किया करते थे, घर में ही हम लोगों ने खेती की हुई है। हमने फल और सब्जियां हमेशा अपने घर में खुद तैयार की हैं। तो हमें तो मतलब हरे पत्ते खिला के हमारे माता पिता ने हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाया है। मैं आपको बताऊं, बहुत एक आपको हल्की फुल्की बात बता रही हूँ कि नाना जी मेरे जो रेलवे में थे, एक बार हमारी माता जी जो है, हम पांचों बहन भाइयों को रेल में नाना जी के घर ले जा रही थी। तो रेल में जब हम पांचों बहन भाई बैठे हुए थे, तो एक दंपत्ति जो है, पति पत्नी दंपत्ति हमारे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी माता जी से पूछा कि आप इन पांचों बच्चों को क्या खिलाते हो, इनके गाल इतने लाल लाल है। मतलब मेरा तो इतना जो है रंग इतना फेयर नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बहन का, मेरी दूसरी बहन भाई का रंग बहुत फेयर है। तो उन्होंने पूछा कि आप इनको क्या खिलाती हैं, लग रहा है कि आप किसी संपन्न परिवार का आपका संबंध है। तो
मेरी माता जी ने कहा कि नहीं, मेरी संपन्नता तो इन पांचों से ही है। मैं तो इनको जो है पालक, सरसों का साग, मूली, लौकी, मैं तो यही सब चीजें, वो कहते हैं बस आप, हम तो अपने बच्चों को बादाम खिलाते हैं। तो मेरी माता जी ने कहा मैं तो बादाम के नाम पर इनको मूंगफली कभी कभी खिला पाती हूँ। तो कहते हैं यही मेरे संपन्न है, यही मेरी संपन्नता है। उसके बाद किसी ने जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो किसी एक समय पर मेरी माता जी से किसी ने कहा कि आपके 5 बच्चे हैं और आप उनको बसों में ले लेकर घूमती हैं, आप लोगों के पास कोई कार नहीं है। तो मेरी माता जी ने कहा कि मेरे पास 5 कारें हैं। अब हम पांचों बहन भाई बड़े हैरान कि 5 कारें पता नहीं कहाँ से बोल रही है, हमारे पास तो एक कार भी नहीं है। सुबह से कहीं जाना हो तो हम बसों में धक्के खाते हैं, हम पैदल जाते हैं। घर में हम आए 5 बहन भाई, तो हमने अपनी माता जी के साथ, आप तो बहुत झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलना आपने। कहते मैंने क्या, हम लोग आपके पास तो एक कार भी नहीं है और आप 5 कारें बता रही हो। तो कहते कि नहीं, 5 बच्चे अगर आप ठीक ठाक निकल जाओगे तो आप मेरे लिए 5 कारें हो। तब हमें समझ में आया कि देखो लोगों की सोच कितनी बड़ी थी। तो इसलिए एक तो वेजिटेरियन होने के नाते हरी सब्जी किसी भी तरह का, मतलब मेरे सामने मुझे लगता है कि जो आ जाए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उसको खाना पसंद करती हूँ। अब रही बात बनाने की, बनाने में देखिए वही है कि हम लोग क्योंकि भारतीय परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, घर में तो महिला ही है और रसोई संभालनी होती है। तो अब जो है इस समय जैसे सब लोग घर पे है तो मैं अक्सर पूछ लिया करती हूँ, वहाँ पे खाने में क्या खाओगे आप लोग, बेटे से पूछ लूंगी, हस्बैंड से पूछ लूंगी भाई। हालांकि उनकी भी बहुत बड़ी तो ज्यादा इच्छाएं नहीं होती। जैसे मैं आज आपको दोपहर को बताऊं, आज दोपहर को हमने घर में डोसा बनाकर खाया। छोटे वाले बेटे ने फरमाइश की, अब उसने कहा कि मैं तो प्लेन डोसा खाऊं, उसको प्लेन पसंद है, तो मैं तो प्लेन डोसा खाऊंगा। तो हस्बैंड समझदार तो नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छा नेचर है उनका भी। उन्होंने कहा अच्छा इसको ज्यादा परेशान क्या करना। उन्होंने कहा ठीक है, ये प्लेन डोसा खाएगा, मैं मसाला डोसा खा लूंगा। तो मेरे लिए काम आसान हो गया कि मसाला तो तैयार करना ही करना है। कभी कह देंगे कि हमें जो है पोहा बना कर दे दो। मतलब हम लोग सब्जी, दाल सब्जी से ज्यादातर चीजें, हमारे यहाँ पे कचौड़ी बहुत बनती है। कचौड़ी में जो है मटर वाली कचौड़ी हमारे यहाँ बहुत बनती है। अच्छा, सर्दी के मौसम में मूंग की दाल के हलवे की फरमाइश हो जाएगी, गाजर के हलवे की फरमाइश, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इच्छाएं हम सबने नहीं पाली हुई है। तो जो एक सामान्य परिवार में खाने पीने की चीजें होती हैं, उस तरह की वेजिटेरियन चीजें हम पसंद करते रहते हैं। बाकी प्रभांशु कभी भी कुछ हमें खिलाना चाहे तो हमेशा तैयार है। अभी इतनी ऐसी उम्र नहीं है कि खाने पीने के लिए हम लोग मना कर सके। लॉकडाउन खुलते ही मैम जरूर। आजकल प्रभांशु भी स्टेटस पे अपना ब्रेकफास्ट बना के डालने लगे हैं मैम। अच्छा हो नहीं, मतलब ये इसके लिए कि मतलब एक ईर्ष्या भाव पैदा करने के लिए प्रभांशु ये सोचते हैं कि वो नाश्ता सिर्फ प्रभांशु कर सकता है। प्रभांशु को यही कह रहे हैं कि अभी हमारी उम्र वो है कि हम प्रभांशु के तो सब चीजें खा पी सकते हैं। मैम आप काफी मेंटेन्ड है, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो गिने चुने मेंटेन प्रोफेसर है उसमें आप शुमार हैं मैम। अरे धन्यवाद, आज तो आपने दिल खुश कर दी। मैंने कहा ना, मुझे जो मेरे साथ के लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग मुझे मतलब खूब ज्यादा मुझे मेंटेन करके रखते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे 1-2 टीचर्स हैं, मतलब भगवान करे, मैं तो कहती हूँ वो दीर्घायु जो भी वो हैं। और 1-2 विद्यार्थी भी हैं। कई बार सच में मैं बताऊं, सुबह से शाम कॉलेज की जो भागदौड़ होती है, कई बार मतलब सच में मेरे खाने पीने में बहुत लापरवाही बरतती है। मुझे पता चलता है, अच्छा सुबह एकदम से मेरी टेबल पे जो है, वो एक मेरे पास है लड़का जो रवि मेरे रूम में, वो कहते हैं कि मैडम वो सर ना आपके लिए प्रसाद रख कर गए। अब प्रसाद के नाम पे लगता है कि जरूर खा भी लेना चाहिए, लेना भी चाहिए। और उसमें डिब्बी खोलते तो लगता है अरे ये तो प्रसाद के नाम पे बहुत अच्छा है। तो जब सामने आ जाता है तो 1-2 चम्मच ले भी लिया जाता है। तो ये लोग मतलब सच में, ये लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और इनको ये भी है कि मैडम को इतना भी ना खिलाए कि मैडम मेंटेन ना रहे। तो इन लोगों ने मुझे अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। ये मैम का उदारता और स्नेह है कि हमने जितना समय मांगा तो उससे एक्सीड किया, फिर भी मैम बगैर नाराज हुए हम लोग को अच्छे से हमारे सारे प्रश्नों को ले रही है और उत्तर दे रही है। रोशन, आप मीडिया से जुड़े, आपके पास प्रश्न आप मैम एक प्रश्न है कि हाँ मैम, आपने जैसे कि एक किताब भी लिखा है वुमेन एंड प्रिंट मीडिया पे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम महिला को क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ता है जर्नलिज्म या मास मीडिया में अपना एक करियर बनाने के लिए। देखो ऐसे है कि महिला को संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और हमारा तो क्योंकि भारतीय समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। एक समय वो था, मैं आपको बताऊं कि जब मैं दूरदर्शन में मैं काम करती थी, मेरी जो शिफ्ट मेरी होती थी,
दूरदर्शन में मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, लगभग 8 बजे शुरू होती थी, और 8 बजे से पहले दूरदर्शन से पहले मेरी आकाशवाणी में शिफ्ट होती थी, जो सुबह 3 से 6 होती थी। 3 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज रूम में, और 12:30 के आसपास मुझे कैब लेने आ जाती थी। हालांकि घर में मेरा पूरा आत्मविश्वास बढ़ाया जाता था, चिंता की कोई बात नहीं है, कैब है, सरकारी का, लेकिन मेरे अपने मन में डर नहीं होता था कि मैं अकेले जा रही हूँ। अच्छा, सर्दी के दिनों में तो सुबह 3 से 6 बहुत अंधेरा रहता था, खासतौर पे जब बंगला साहब रोड से लेकर और हम संसद मार्ग की तरफ बढ़ते थे, मुझे इतना एकदम से सुनसान नजर आता था। तो मुझे लगता था कि ये जो इस तरह का भय है, सब कुछ होने के बाद भी इस तरह का मन में भय क्यों? तो मैं अपने आप कई बार विश्लेषण करते थे, मुझे लगता था ये भय हमें भारतीय समाज ने दिया, हमारे पुरुष प्रधान समाज ने दिया। ठीक है, मेरे मतलब घर का ऐसा माहौल नहीं रहा, लेकिन मैं आज भी देखती हूँ अपने कॉलेज के, मैं टीचर्स के देखती हूँ, मैं कई मतलब हमारे फीमेल टीचर्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं देखती हूँ कितना संघर्ष करते हैं। उनके घर में हस्बैंड उनको पूरी सैलरी नहीं देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी सैलरी उनको नहीं दी जाती है। आप तो मीडिया की बात कर रहे हो, मैं तो टीचिंग जैसे प्रोफेशन में बात कर रही हूँ। टीचिंग जैसे प्रोफेशन में मुझे कई बार मेरे साथ की जो लेडी कोलीग्स बताया करती हैं कि हम तो घर में खुल के हंस भी नहीं सकते हैं, हमें तो बताया जाता है कि तुमने कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह से इनकी क्रिएटिविटी कैसे सामने आएगी? जहां तक मीडिया की बात है, ठीक है कि महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, अब तो मीडिया में बहुत सी महिलाएं हैं, दिन में भी काम करती हैं, रात में भी काम करती हैं, लेकिन ऐसी छूट कितने प्रतिशत महिलाओं को मिल रही है? क्या 1% महिलाओं को छूट दे देना हमें लगेगा कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया? अगर समाज आगे बढ़ गया होता तो निर्भया जैसे केस हमारे समाज में क्यों होते? आज भी जो महिलाएं हैं, चाहे वो पत्रकारिता जगत हो, साहित्य हो, कहीं भी हो, आज भी उन पर छींटाकशी की जाती है, उन्हें जाने अनजाने कितनी ही तरह के कमेंट्स दे दिए जाते हैं। आज भी उनके उनके आगे कई लक्ष्मण रेखाएं, देखिए हम सब लोग लॉकडाउन में है ना, सबको एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि घर के बाहर नहीं निकलना। कितना ज्यादातर लोगों को बुरा लग रहा है। मैं अक्सर फेसबुक पे देखती हूँ कि पता नहीं ये कब खत्म होगा, हम इतने बोर हो गए, मतलब इस में साफ हमको बुरा लग रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब हमें थोड़े से दिनों का इतना बुरा लग रहा है, तो वो महिलाएं, वो बेटियां, वो स्त्रियां कैसे जीती होंगी जिनको हम पूरा जीवन ही एक तरह से उनका जीवन हम लॉकडाउन के घेरे में बांध के रखते हैं। हम उनके पैरों में जंजीरें बांध देते हैं, वो अपनी पसंद का पहन नहीं सकती हैं, अपनी पसंद का खा नहीं सकती हैं, अपनी पसंद का कैरियर नहीं बना सकती हैं। तो ऐसा क्यों? हमें अब बराबर का बेटियों को छूट देनी चाहिए, उन्हें अवसर देने चाहिए। और ये पूरे विश्व में आगे बढ़ती महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि संघर्ष करती हुई महिलाएं भी अपना रास्ता निकालती हैं। अब इन बेटियों का अपना आसमान है, और ये अपना आसमान बनाने वाली बेटियां संघर्ष का जीवन जीते हुए भी समाज और राष्ट्र में अब बहुत कुछ कर रही हैं। अब ये जागरूक हो रही हैं। जैसे जैसे ये जागरूक होंगी, मुझे लग रहा है वैसे वैसे इनका संघर्ष कामयाब होगा। बिल्कुल मैम, हमारे देश की बेटियों को भी पूरा अधिकार है आसमान छूने का। और मैम, आज मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के इस मंच पे कहना चाहूंगा कि आप उन लाखों बेटियों के लिए एक प्रेरणा है मैम। किस प्रकार से लाख मुश्किलों के बावजूद जिस तरह से आपने एक मुकाम बनाया, आप भी एक तरह से प्रेरणा है उन सब के लिए। हाँ रोशन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, प्रभांशु कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल जगन्नाथ, आपने सही बात कही। ऐसे पूरे देश के नहीं बल्कि विश्व भर के लिए मैम, अभी मैं पढ़ रहा था अखबारों में मैम का एक इंटरव्यू की लॉकडाउन के दौर में भी मैम कुछ लिख पढ़ रही हैं। तो मैम, लॉकडाउन के बाद हम क्या उम्मीद करें कि किस तरीके की किताबें आने वाली हैं और क्या लिख पढ़ रही हैं मैम? प्रभांशु, यहाँ पर मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगी। अक्सर ये मेरी मतलब, चाहे आप इस आदत को एक खराब आदत भी कह सकते हो, कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती। कोई भी पुस्तक जो है, जब मेरी पुस्तक बिल्कुल तैयार हो जाती है, जब मेरे सामने उसका कवर पेज बनकर आ जाता है, पहला प्रूफ आ जाता है, उसके बाद ही मैं उसको सार्वजनिक रूप से घोषित करती हूँ कि मेरा ये काम है। और लॉकडाउन के बाद मैं मान के चल रही हूँ कि 1-2 पुस्तकें जरूर सामने आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा समय जो मेरा आने जाने में, कहना चाहिए नष्ट होता था, जो समय आने जाने में मेरा काफी समय लग जाता था ट्रैफिक में, वो समय मेरा बच रहा है। आजकल थोड़ा सा पढ़ने लिखने का समय मिल रहा है। तो पुस्तक 1-2 जरूर अवश्य आएंगी। कैसी आएंगी
वो तो आप लोगों पर है कि जो भी पाठक उस पर प्रतिक्रिया देंगे उस पर, लेकिन लिखने का काम लगातार चल रहा है क्योंकि स्वाध्याय के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं मानती हूँ कि मैं नहीं बल्कि आप लोग मेरी प्रेरणा हो। और आपकी बातचीत में मैं बता दूं कि अभी क्योंकि ठीक 4:40 पर मेरी एक दूसरी मीटिंग भी शुरू होनी है, उसी बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं क्योंकि आप लोगों ने डिबेटिंग सोसाइटी बनाई है। ये डिबेटिंग मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने, आप तीनों ने मिलकर मेरा सपना साकार किया है। आप विश्वास करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एकमात्र मैं एक ऐसी अध्यापिका हूँ जिसको हमारे उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन जिन्हें मैं बहुत पसंद करती रही हूँ। मेरे लिए आज भी वो चेहरा जब मेरे सामने उनका आता है, उन्होंने मुझे चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड दिया था। और मैं आपको बताऊं, जो चमक और जो आत्मविश्वास मैंने इंदिरा गांधी जी के चेहरे पर देखी है, उसके बाद यदि मुझे वो आत्मविश्वास किसी में नजर आता है तो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो विश्वास, चेहरे पर वो चमक नजर आती है। एक दूसरा, मैंने इसी विश्वविद्यालय से जुड़कर डिबेटिंग में कई, पता नहीं कैसे वो मुझे कई बार हैरानी होती है कि 5 साल में मैंने 1000 से ऊपर फर्स्ट प्राइज लिए हैं। सोचो, 1000 का तो मेरे पास रिकॉर्ड है और 750 मैंने चल बेजंती ली हुई है। मुझे लगता है कि 5 साल में मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं खाली डिबेटिंग ही करती रह गई। मतलब उस समय एक जुनून होता था, जुनून डिबेट करने का था। विषय होते थे डिबेटिंग के उस समय, टॉपिक्स कैसे होते थे मैम? देखिए, डिबेट के विषय तो वही महिलाओं पर आधारित होते थे, राजनीति केंद्रित होते थे, शिक्षा केंद्रित होते थे। श्रीराम मेमोरियल डिबेट बहुत फेमस हुआ करती थी, श्रीराम कॉलेज की। जानकी देवी कॉलेज के जानकी देवी मेमोरियल डिबेट बहुत फेमस हुआ करती थी। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शंकरलाल हॉल में डिबेट हुआ करती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की 8-10 डिबेट्स तो ऐसी तो बहुत अच्छी होती थी। मैं आपको बताऊं, मैं अभी बता रही थी जगन्नाथ को कि हमारा तो जिस समय जितना मतलब कहना चाहिए कि जब मैं कॉलेज में लेक्चरर बनी उस समय मेरी जितनी सैलरी होती थी उससे कई गुना तनख्वाह के रूप में जो जेब खर्च, जो हमारे पास पैसे आते थे, वो डिबेट के सहारे आते थे। डिबेट ने हमारी बहुत अच्छी अर्निंग करवाई। लेकिन बीच में फिर कॉलेज में क्योंकि विद्यार्थियों को से वो डिबेटिंग सोसाइटी शुरू करवाना सब, लेकिन आप तीनों ने मिलकर प्रभांशु जिस तरह से इस सोसाइटी को शुरू किया है, आपको जो भी जिस तरह के भी यदि मैं आप लोगों को सहायता कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वर करे आपकी सोसाइटी बहुत आगे जाए, आपकी तिगड़ी बनी रहे। मैं आज इसको तिगड़ी का नाम दे रही हूँ कि आप तीनों जो है मिलकर इस सफर को खूब आगे लेकर जाओ। ये सफर एक ऐसा सफर रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में लगे कि यहाँ तीनों लोग मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं डिबेट के लिए। मैम, चूंकि आपको 4:40 में जाना है तो बस 1 मिनट के लिए एक छोटी बात कह के मैं अपने इस वार्ता को समाप्त करूंगा। पहले तो मैम, आपने जो प्रभांशु का उत्तर दिया अभी जब उन्होंने आपके पुस्तक के विषय में पूछा, तो मैम, और आपने फिर प्रधानमंत्री महोदय का जिक्र किया, तो आपके उत्तर और जब माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं कार्यशैली देखता हूं तो एक साम्यता मुझे अब दिखने लगी है कि प्रधानमंत्री जी भी तैयारियां करते रहते हैं और जब तक उस चीज को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेते, उसे दुनिया के सामने उजागर नहीं करते अपनी नीतियों को। और आपने भी बिल्कुल ये कहा कि जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए उसे दुनिया के सामने ना लाओ। तो ये बिल्कुल हम छात्रों के लिए सीखने के लिए है कि अपूर्ण कार्य को कभी बाहर लेकर के नहीं आना चाहिए। और मैम, बस एक छोटा सा अंत में मैं बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैम आप इतनी ज्यादा डिबेट जीत चुकी हैं और आपने एक प्रेरक बात भी बताई कि उस डिबेटिंग के पैसे से कैसे आप दूसरों की मदद किया करती थी। तो हमारे वर्तमान पीढ़ी के जो डिबेटर्स हैं, हमारे भी जूनियर मैम जो अभी ये डिबेट कर रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से कुछ आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ टिप्स दीजिए डिबेट जीतने के लिए। शायद इसका बहुत इंतजार कर रहे होंगे हमारे डिबेट। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपसे मतलब माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी कि मैं तो प्रधानमंत्री के सामने कहीं भी नहीं ठहरती हूँ। वो तो इतने बड़े राष्ट्र के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट तरह की कार्यशैली है। मैं तो नाचीज कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे तो प्रेरणा स्रोत आप जैसे अच्छे लोग, मेरे स्टूडेंट प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेकर कुछ कुछ काम कर लेती हूँ और उसी से संतोष प्राप्त करती हूँ। रही टिप्स की बात, तो मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं टिप्स दे सकूं, क्योंकि मैं तो अभी भी आप लोगों से सीख रही हूँ। आप लोग अधिक प्रबुद्ध हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है आप लोगों के पास।
क्योंकि मैं आज का जो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है मानती हूँ कि उसके बहुत से सोर्सेस हैं, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उसके पास सूचनाओं का भंडार है, सूचना युग में वो रह रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना ही कहना चाहूंगी कि डिबेटिंग करते हुए हमें कभी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए। हमें डिबेट को डिबेट की तरह करना चाहिए। हमें जो भी, मैं अक्सर देखती हूँ, उस समय भी हुआ करती थी मैं, मतलब जो मुझे तब भी नहीं अच्छा लगा और आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम डिबेट करते करते पता नहीं क्यों शायरो शायरी बीच में ले आएंगे, हम कविताओं के अंश बीच में ले आएंगे। मुझे लगता है कि क्या हमारे पास तर्क नहीं है, क्या हमारे पास अपनी बात कहने के लिए सामग्री इतनी कम हो गई कि हम शेरो शायरी और कविताओं को बीच में लेकर आ जाते हैं। तो बिना शेरो शायरी, बिना उसके आप प्रभावात्मक ढंग से अपनी बात रखिए, तर्क रखिए। और तर्कों को काटने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप हर समय बातचीत को काटते रहे, क्योंकि एक अच्छा डिबेटर बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर धैर्य होना चाहिए, हमें धैर्य पूर्वक सुनने की कला आनी चाहिए। और हमें एकदम से हमेशा जो है, मैं कई बार देखती हूँ डिबेटर जो होते हैं वो हमेशा शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं। अपनी बात, हालांकि बोलने की स्पीड मेरी चलने की, बोलने की मेरी भी स्पीड थोड़ा सा तेज है, क्योंकि मुझे तो कम स्पीड कभी किसी चीज की अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी उस स्पीड के बीच हमें मालगाड़ी और शताब्दी के बीच की का थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना चाहिए। हम ऐसी शताब्दी में ना बैठे कि पता ही ना चले कि कब हमारी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा और एकदम से स्टेशन में पहुंची गई। नहीं, बीच में थोड़ा सा हम रुके, कहीं तो हम पॉज दें, कम से कम कहीं हम सुनने वाले को समझ में तो आए कि मैंने बोला क्या है। तो थोड़ा थोड़ा आराम से अपनी बात कहनी चाहिए। दूसरा, इन दिनों में एक ट्रेंड और मैंने देखा है कि लोग जो है बोलते समय वक्ता जो है खूब अपना टेबल पे खूब हाथ मारते हैं। कुछ तो इतने पहलवान बन जाते हैं तो मुक्के भी मार देते हैं, मुक्का मार कर अपनी बात को स्थापित करना चाहते हैं, चिल्लाएंगे जोर। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें बड़े सहज भाव से, हम देखते नहीं है जब संसद चल रही होती है तो हमारे, भाई आप देखिए सुषमा स्वराज जी कितनी अच्छी वक्ता रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है, जितने अच्छे वक्ता हैं। कभी इनको चिल्लाने की, टेबल पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कभी मोदी जी को आप सुनिए ना, कितने सहज भाव से अपनी सारी की सारी बात इतने चुटीले अंदाज में कह जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है अरे इतनी बड़ी बात कह दी, अपना मुख बन गया। तो हमेशा सहज संयम ढंग से हमें अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे हम श्रोता बने। और हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हाँ किसी भी टॉपिक पर हम उठे और हम बोलने चले गए, नहीं। जो भी विषय है हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। हमें पढ़ने की कम से कम, ठीक है अभी वक्ता से पढ़ाने वाले तो नहीं है, पढ़ाने का काम तो अधिकतर जो है प्राध्यापक लोग ही करते हैं। लेकिन एक वक्ता को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जो भी उसका अपना फील्ड है, चाहे वो राजनीति का हो, महिला संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, किसी भी तरह का हो। तो जितना वो स्वाध्याय करेगा उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जो मैंने शुरू में कहा था, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। हमें संयमित होकर एक अच्छे मन के साथ, अच्छे भाव के साथ अपनी बात रखनी है। और एक बात, जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, कि अक्सर मैं देखती हूँ कि मंच पे तो हम तर्क करते ही करते हैं, उन तर्कों को हम मंच से नीचे उतरते भी अपने साथ हमारे कभी अच्छे रिश्ते बनते हैं। अरे तर्क वहां पर खत्म हुए तो वहां पर फिर वो बातचीत नहीं खत्म हो जानी चाहिए। मंच के बाद हमारे अपने आत्मीय संबंधों पर उसका प्रभाव नहीं देखना चाहिए। बात वहां काटनी थी, काट दी, वहां तो कंपटीशन था ना। तो हमें जो भी डिबेटर्स हों, अलग अलग कॉलेजेस के डिबेटर्स को आपस के अच्छे संबंध बनाने चाहिए। और ये मान के चलना चाहिए कि हम पक्षी नहीं है जो कि हमारे पास पर हैं, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि हम अपने हौसलों से एक ऐसी उड़ान भरें कि हमारी जो उड़ान है वो सार्थक उड़ान हो। हमारी हर उड़ान समाज को, राष्ट्र को, हमारे आसपास के वातावरण को एक ऐसी हवा दे कि लगे कि हाँ कुछ ऐसी उड़ान भरी है इन वक्ताओं ने, इन डिबेट करने वालों ने ऐसी उड़ान भरी है कि सब देखते रह जाएं और लगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी का अब कोई मुकाबला नहीं है। आपको धन्यवाद, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपकी तिगड़ी ऐसी बनी रहे, तीनों मिलकर खूब आगे बढ़ो। इस लॉकडाउन का एक सार्थक प्रयोग आप लोग करो, और आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए सचमुच आपका हृदय से
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आभारी हैं। मैम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के माध्यम से। मैम के पास चूंकि समय कम है और किस तरह से बात करते हुए समय बीतते चला गया हमें पता नहीं। धन्यवाद शब्द का मैं ज्यादा प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा प्रभांशु, क्योंकि मेरी अपेक्षा होगी कि मैम का ये जो मातृत्वपूर्ण संरक्षण है उसकी हमें जीवन के हर क्षण पे आवश्यकता है, हर मंजिल पे आवश्यकता है। और मैम का ये जो इंटरव्यू था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान किस प्रकार बनना जा सकता है, वो पूरा का पूरा पैकेज मैम के इस इंटरव्यू में विद्वान था। मैं हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभांशु आप। हाँ, हालांकि मैम ने शेरो शायरी के लिए मना किया था, माफी के साथ मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि कुछ ही सदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। तो समय का बिल्कुल सही कहा जगत। बहुत बढ़िया। पता ही नहीं चला समय। मैम का मातृत्व, स्नेह और इतनी अच्छी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम मैम। सदा सुखी रहो आप लोग।